हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसके पहले के 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें जाकर पहले देखें और इसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करें। और आपसे यह निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की यदि बात करें तो ओम्स लॉ जो कि खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओम्स लॉ की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ओम्स लॉ को आगे अब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं, बट ये आपको जैसे आपको पता है कि ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के तहत हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो आता है आपका पहला पहला इसमें बात करें ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि कंडक्टर यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट से मीन्स क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर आदि, यानी कोई भी कंडक्टर है जो कि मान लीजिए कंडक्टर है तो इसका क्या है, फिजिकल स्टेट्स यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, यानी वो चेंज ना हो। इसका जो इसकी फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो चेंज ना हो, उसे क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, आइसोलेट रखा जाए। ओके फ्रेंड्स। तो उस कंडक्टर में जो फ्लो होने वाली कंडक्टर के टर्मिनल पर आरोपित जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल, यानी इस पे मान लेते हैं टर्मिनल, ये हो गया आपका बी ए और ये हो गया आपका पी बी। इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बी बी, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके दोस्त। तो यानी कि और ये क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो, यानी कि समानुपाती हो। तो बात करें यदि, तो क्या है कि यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट्स, टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली कंडक्टर के टर्मिनल्स पर आरोपित पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होता है। क्या होगा, ओम्स लॉ। तो इसके बाद हम इसकी एडमिटेंस के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए, तो अगला जो है इसी से रिलेटेड है वो है आपका ओम्स लॉ ऑफ एडमिटेंस। एडमिटेंस यानी प्रवेश्यता के रूप में निर्धारण बताया गया है। तो एडमिटेंस की यदि मीनिंग न सही दिख रही हो तो इसकी मीनिंग जो होगी वो होगी आपकी एड एडमिटेंस। तो चलिए देखें यदि एडमिटेंस क्या होने वाला है। तो ओम्स लॉ एडमिटेंस यानी ओम्स लॉ ऑफ एडमिटेंस यानी प्रवेश्यता बोलते हैं इसे हिंदी में। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, इट्स कॉल्ड द एडमिटेंस, इट्स डिनोटेड बाय वाई। यानी कि अगर इसे हिंदी में बताएं तो इट इज डिफाइंड, इसको डिफाइन किया गया एज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑफ एम्पीडेंस यानी कि एम्पीडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, एडमिटेंस कहलाता है। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे आप एडमिटेंस कहेंगे। यानी रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इट्स कॉल्ड बाय एडमिटेंस। इसको डिनोट करते हैं वाई से। तो इसका जो फार्मूला आपको है, y इक्वल 1/z, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स। क्योंकि आपको पता है जो z की जो यूनिट होती है, यानी इम्पिडेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी ओम होती है। तो ओम ये नीचे है तो 1/ओम क्या हो जाएगा, जब ये
ऊपर जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स। तो समझ में आया? जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए हम कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। तो हमने क्या बताया, एक बार अगर आपको रिवाइंड कराएं तो रेसिप यानी रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इट्स कॉल्ड बाय एडमिटेंस, यानी कि प्रतिबाधा है। इम्पीडेंस को प्रतिबाधा बोलते हैं। तो प्रतिबाधा के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रवेश्यता। इसको जो यूनिट है वो है आपकी एसआई यूनिट ऑफ एडमिटेंस की सीमेंस। क्या होने वाले, एक होती है सीमेंस और अथवा में दी गई है ओम इनवर्स। तो दो इसकी यूनिट होती हैं। फिर अगला जो है, इस पर बेस ओम्स लॉ को इस प्रकार कुछ एक्सप्रेस करते हैं। वैसे तो ओम्स लॉ एक आपने सिंपल लॉ देखा होगा, जो कि आपका बी इक्वल आई आर होता है। बट यहाँ पे अब एडमिटेंस के अकॉर्डिंग जो ओम्स लॉ का फार्मूला हो जाएगा वो होने वाला है आपका आई इक्वल वाई वी, यानी कि आई आपका करंट हो गया, वी हो गया वोल्टेज, वाई जो कि वाई क्या है आपका, वाई होने वाला है आपका एडमिटेंस। तो सूत्र आपका फार्मूला हो गया आई इक्वल टू वाई वी, यानी जो रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस यानी कि अब क्या है, एडमिटेंस है। तो इसी पे बेस्ड हम थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि अच्छे खासे काफ़ी ठीक ठाक न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके बी डबल ई एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, ये है आपका पहला न्यूमेरिकल। तो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, कह रहा है यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है, यानी उसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम दिया है, और आपको वोल्टेज, तो अगर आप देखें तो इसमें आपको पहले क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया। तो हमने रेजिस्टेंस नोट किया, यानी जो भी आपको गिवन डाटा होता है उसको आपको क्या करना होता है, पहले नोट करें। तो पहले आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, फिर इसके बाद आपको ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। फिर कह रहा है वोल्टेज दिया है 25, तो आप उसे नोट करें, वोल्टेज आपको 25 वोल्ट दिया गया है। करंट आपको फाइंड करने हैं, तो करंट को आप क्या उसे नोट करें ऐसे, ये आपको करंट क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको ये फाइंड करना, और आपको इम्पिडेंस भी फाइंड करनी है और एडमिटेंस भी फाइंड करना, यानी ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो चलिए, तो फार्मूले पहले देखते हैं। तो आपने सिंपल जो ओम्स लॉ पढ़ा है उसके बारे में आप पहले, क्या होता है, करंट इक्वल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आपको वोल्टेज दिया गया है 25 वोल्ट, और आपको जो रेजिस्टेंस दिया गया था वो 5 ओम। तो क्या हो गया आपका, तो आपने डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 5। तो हमारे पास क्या है, 5 एम्पियर हमारे पास करंट आ चुकी है, जो कि यहाँ पे दिया गया है 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर हमारे पास करंट हमने फाइंड कर ली। फिर हम फार्मूला दूसरा, जो कि जेड क्या है आपका, जेड होने वाला है आपका जे जेड, जो कि आपको कल हमने बताया था कि जो जेड होता है वो क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। अभी आपने देखा कि रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इट्स कॉल्ड बाय, या क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं एडमिटेंस। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो आई इक्वल बी अपॉन जेड होता है। तो आई आपने क्या 25 5 एम्पियर निकाला है,
और जो आपको वोल्टेज दिया है वो 25 है, और आपको इम्पिडेंस फाइंड करना था। तो आपका जो इम्पिडेंस आया वो कितना आ गया, जेड इक्वल 5 ओम। उसके बाद फिर आप अगला फार्मूला जो कि आप जस्ट अभी पढ़ के आए हैं वो होने वाला है आपका वाई इक्वल 1/जेड, जो कि जेड की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 यानी कि जेड की वैल्यू 5 है, तो 1/5 हो गया, जिसको आप डिवाइड करेंगे यानी कि 5/1, तो क्या होगा। आप यहाँ पे अभी यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 टाइम जाएगा और यहाँ पे आपका होने वाला है 10, यानी 0.2 आएगा। क्या आएगा आपका 0.2। तो आपका जो आया आंसर वो कितना आया, वो आ गया आपका आंसर, जो आपका यहाँ पे हमको एडमिटेंस से फाइंड करना था वो आया 0.2 ओम इनवर्स। तो ये रहा आपका पहला। अब बात करेंगे हम अगली, जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी पावर। क्या है, पावर। तो पावर क्या है, तो कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, यानी कि कार्य करने की, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, इट्स कॉल्ड बाय पावर। यानी कि कार्य करने की जो भी रेट हो उसे क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। फार्मूला क्या होता है, P इक्वल W/T। और इसकी अगर हम वर्क की बात करें तो पता ही होगा आपको, जूल होती है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो अगर हम इसके, तो जूल अपॉन सेकेंड, यानी कि आप इसका अगर बात करें कि पावर की क्या होगी, तो इसका आपको एक जो यूनिट मिलने वाली है वो क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट होगी किसकी, पावर की। ये यूनिट आपकी क्या होगा, यहाँ से हमने निकाली जूल इनवर्स, जूल सेकेंड इनवर्स। तो पावर जो कि 1 वाट के इक्वल होता है। उसके बाद शॉर्ट डेफिनेशन फिर है एनर्जी। क्या है, एनर्जी। ये क्या, कार्य करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। यानी अगर आप ह्यूमंस में देखें तो जितनी भी कार्य करने की, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी, वही उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो फिर अगली देखते हैं। अग, अगली आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी तक हमने इसके पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ा था। यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, छोटे डेफिनेशन है बट समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब पावर को टाइम के साथ मल्टीपल करते हैं, यानी कि जब पावर को टाइम के साथ, यानी जो पावर आपने पढ़ी कि पावर पावर क्या होती है, कार्य करने की रेट या दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि टाइम के साथ उसे मल्टीपल करने पे क्या होता है, यानी गुणा कराने पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन होती है। यानी उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, किलो वाट आवर, जो कि ये कमर्शियल यूनिट है। कैसी है, कमर्शियल, कमर्शियल यूनिट। जिसे शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे आप, शॉर्ट में लिखते हैं इसको KWH, KWH के नाम से इसे जानेंगे, यूनिट के। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वो होती है आपकी KWH, यानी किलो वॉट आवर। अब बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के लॉ क्या है। जो रेजिस्टेंस, जो कि आपने, अगर हम आपको बताएं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जैसे कि आपने इसके पहले लेक्चर में आपने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल की क्या होती है, एक करंट अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है, जो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है, जो कि करंट फ्लो होने का विरोध करते हैं, और इसको आर्क से डिनोट करते हैं। तो उसी के क्या, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के नियम
देखने वाले। पहला जो लॉ है आपका वो क्या है? वो पहला जो आपका आता है वो है किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के समानुपाती होती है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल एल। तो आर प्रोपोर्शनल एल यानी किसी भी कंडक्टर की जितनी ज़्यादा, यानी कंडक्टर का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल वायर, ठीक है। जितना लंबा वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस, यानी जो उसका रेजिस्टेंस है उतना ज़्यादा हाई होगा, यानी जितने, यानी रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा। उसके बाद सेकंड जो आने वाला है, सेकंड आपका सेकंड लॉ है इसका कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया के विद्त मान पाते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि आपका मान लेते हैं ये क्या होगा, ये और ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। और ये जो एरिया होता है ये कहलाता है क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ये दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा वो, अगर किसी वायर, यानी ये समझो जो तार है वो क्या होगा, यदि मोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और यदि उसका वो कम मोटा होगा, पतला होगा, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। यदि बात करें इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल वन अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर ज़्यादा होगा यदि आर क्या हुआ, यानी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि कम, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो आपका जा ये क्या होगा, ये आपका कम होगा। समझे, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि किसी कंडक्टर का ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी क्या होगा, यहाँ पे एंटी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो आपका मेन फार्मूला है, इससे इसके लॉ, तीनों जो दो लॉ हैं इसी के अकॉर्डिंग, और जो यहाँ पे बात करें तो आर रेजिस्टेंस हो गया, आपका जो रो है, रो आपको कल भी शायद कल के लेक्चर में आपको बताया गया था कि रो क्या है। तो जिन्होंने इसके पहले का लेक्चर पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। और एल आपका लेंथ हो गया और ए आपका एरिया हो गया। तो यानी ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या फार्मूला? तो फार्मूला जो कि आपको पूरे रूल इसी से पता चलेंगे कि क्या है, कि यदि पहला लॉ था कि आर प्रोपोर्शनल एल, यानी कि आपका यदि इसमें क्या हुआ, यदि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो आपका कम होगा। यदि इसकी लेंथ जो है वो, यदि वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से हम डिटेल में से बता रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो किसी भी इसके अतिरिक्त किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर, यानी कौन कंडक्टर किस मटेरियल से बना हो। मान लीजिए वो एल्युमिनियम से बना है तो उसकी जो नेचर है रेजिस्टेंस का वो अलग होगा, या वो कॉपर से बना हुआ है तो उसकी अलग नेचर होगा। तो डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, तो उस मटेरियल की नेचर पर वो डिपेंड करेगा। तो अभी ये जो आपने अभी फार्मूला देखा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है जो कि आपको बताते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, सिंपल है, अभी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो
आपको पहला क्या दिया गया है, एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 40 मीटर पर क्या है 40 मीटर स्क्वायर है, और जबकि इसकी लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है। तो इसका कंडक्टर की जो कंडक्टर है वो 15 ओम रेजिस्टेंस के लिए इसकी क्या है, आपको रजिस्टिविटी समझ पा रहे हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, तो इसमें मैंने बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको पहले जितना भी गिवन डाटा है उसको लिखना पड़ेगा। तो जैसे पहले हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया गया था, हमने उसको लिखा। उसके बाद इसको कन्वर्ट किस में किया, पहले ये क्या था, ये मिलीमीटर स्क्वायर में था, यानी नहीं सॉरी, ये क्या था, माइक्रो में था। तो अब हमने किस में इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक माइक्रो बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। इस वजह से इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, किसमें, मीटर में। तो ये आपको कन्वर्ट किया हमने। उसके बाद लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी दी गई है आपको, 14 सेंटीमीटर, जो कि पता है आपको कि 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना होगा, 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर मीटर कन्वर्ट करेंगे, तो 14 × 10⁻²मीटर। रेजिस्टेंस आपको, रेजिस्टेंस भी दिया गया है 15 ओम। तो बस आपको सिंपल क्या करना, फार्मूला रखना, और उस फार्मूले में आप पहले निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या किया गया है, पहले रो को, ये जो रो है इसको पीछे लाया गया और रेजिस्टेंस को उसके जगह पे रख दिया गया। तो आपका न्यू फार्मूला जो कि आपने न्यूमेरिकल के लिए क्रिएट किया वो निकल के आया, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। तो इसमें आपको डाटा, जो गिवन डाटा है उसको पुट करना है और सॉल्व कर लेना है, जो कि आसान है आपके लिए अगर आप सही से करते हैं। तो मेन होता है उसका फार्मूला। और तो ये देखिए, न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं किया, जो भी रखा गया था, दिया गया था डाटा, उसी को हमने क्या किया, सॉल्व किया और यहाँ पे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर आते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ की भी क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस हैं, कहाँ पे काम करेगा कहाँ पे नहीं। तो देखें, यदि लिमिटेशन की बात करें तो क्या दिया गया, ओम्स लॉ लीनियर सर्किट के लिए प्रयोग अप्लीकेबल, यानी कि जो लीनियर सर्किट हम बताएंगे आपको, लीनियर सर्किट क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, जो कि कल के लेक्चर का पार्ट रहेगा। और नॉन लीनियर सर्किट में प्रयोग नहीं होता, यानी क्या, लीनियर सर्किट में प्रयोग में आता है ओम्स लॉ, और नॉन लीनियर सर्किट में नहीं अप्लीकेबल है। तो हम कल डिटेल में बताएंगे कि लीनियर होता क्या है, लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप, जैसे कल हम बात करेंगे प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का, उसके बाद यानी कि डिपेंडेंसी, फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो इसके बारे में कल के लेक्चर में बात होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए।